इससे उपस्थित है। आज का टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसको कि आयुर्वेद में वातास्थिला या अस्थिला वृद्धि के नाम से हम जानते हैं। इस डिजीज myself डॉक्टर दीपक वशिष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को जानने से पहले प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, ये देखना जरूरी है। व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेक्सुअल ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज सेट बिटवीन द ब्लैडर एंड द पेनिस in human males. The gland secretes prostate fluid, a component of the seminal fluid, which helps the sperm cell swing. Sexual organ के अंतर्गत इसको रखा गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड से एक सीक्रेशन निकलता है जो कि सेमिनल फ्लूइड या सीमेन में मिक्स होकर स्पर्म्स को फ्लोट करने के लिए एक मीडियम प्रदान करता है। इसलिए मेल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होना बहुत जरूरी है और ये मेल नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों की पोजीशन दिखाई गई है कि ये ब्लैडर है और ये पेनिस, ये टेस्टिस। तो ब्लैडर और पेनिस के बीच में यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा निकलेगी, ब्लैडर से यूरेथ्रा जब निकलती है तब इस ब्लैडर से कनेक्टिंग पार्ट जो होता है यूरेथ्रा का, उसके ऊपर चारों तरफ जो है एक छोटी सी ग्लैंड होती है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये टेस्टिस है, यहाँ से सीक्रेशंस निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं, तो ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू आते हैं और यहाँ पर आकर मिक्स होते हैं और यहाँ से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है और वो सीमेन में मिक्स होकर पेनिस के थ्रू वो सीमेन बाहर निकलता है। तो ये एक प्रकार से स्पर्म्स के लिए फ्लोटिंग मीडियम का काम करता है, इसलिए आवश्यक है। ये नॉर्मल प्रोस्टेट इस प्रकार से है और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसकी पोजीशन इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, इतनी बढ़ गई है और ये कंप्रेस करती है यूरेथ्रा को। इसलिए इसमें क्या होता है, यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और प्रेशर से वो यूरिन नहीं निकलती है। अब इसके कारण हम देखें कि इसका कारण क्या है कि हम देखते हैं कि बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया के नाम से हम इसको जानते हैं, ये 50 के बाद ही होती है। जब मेल उस व्यक्ति की एज 50 के ऊपर होती है या 45 के ऊपर होती है तभी ये डिजीज होती है। यंग एज में ये डिजीज नहीं होती, 20 साल 25 साल 30 साल में ये डिजीज नहीं होती है। तो इसका जब कोई चीज एज रिलेटेड होती है तो उसके पीछे हार्मोन्स का रोल जरूर होता है। इसके पीछे हार्मोन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि हार्मोन्स मेल में भी और फीमेल में भी दोनों प्रकार के हार्मोन होते हैं। मेल में भी मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं, इसको हम एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन कहते हैं। उसी प्रकार से फीमेल में भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं। कौन सा डोमिनेंट होता है? मेल में एंड्रोजन्स डोमिनेंट होते हैं, इसलिए मेल के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, और फीमेल में एस्ट्रोजन्स दिखाई देते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, इसलिए वो उनके कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देते हैं। जब 50 साल के से ऊपर उसकी एज बढ़ती है उस समय एंड्रोजन का लेवल कम होता है, उसी अनुपात में एस्ट्रोजन का लेवल कम नहीं होता। तो इस कारण से जब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या एस्ट्रोजन एक प्रकार से डोमिनेटिंग स्टेज में आ जाता है, तो एस्ट्रोजन का हम इफेक्ट देखें तो 50 साल के व्यक्ति में और भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी दिखाई देने लगते हैं। उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, उसके ब्रेस्ट जो है वो धीरे धीरे उस मेल के बढ़ने लगते हैं, हम देखते हैं कि ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। इसी प्रकार से और भी जो ग्लैंड्स होती हैं उसके ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो उसी में ग्लैंड ये भी है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी एनलार्जमेंट उस एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से बढ़ने लगता है। एंड्रोजन कम हुआ और एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल था, लेकिन कंपेरेटिवली उसका लेवल बढ़ने लगता है, बढ़ता है। तो इसके कारण से
जो उसके इफेक्ट है वो दिखाई देते हैं और वो हमको बीपीएच के रूप में दिखाई देते हैं। इसी बात से हम फीमेल में भी देखते हैं। फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और उससे अनुपात में एंड्रोजन का लेवल कम नहीं होता। तो ऐसी फीमेल्स में, ऐसी लेडीज में आपने देखा होगा छोटे छोटे मुझ के स्थान पर बाल निकल आते हैं और उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। ये वहां पर भी इफेक्ट दिखाई देता है और यहाँ पर भी दिखाई देता है। दूसरी थ्योरी है नियोप्लास्टिक थ्योरी। उसके जो सेल्स हैं उसमें अचानक से जो है वृद्धि होना शुरू हो जाती है, काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ होने लगती है। ये दो थ्योरीज में इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हार्मोनल थ्योरीज में ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि 50 साल के बाद में व्यक्ति को डिजीज होती है। इसके इफेक्ट हम देखें कि इफेक्ट इसमें हमको क्या क्या दिखाई देते हैं, किस किस ऑर्गन पर इसका इफेक्ट होता है। तो इसके इफेक्ट में हम देखते हैं यूरेथ्रा मेन जो है यूरेथ्रा के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट उसका कंप्रेशन जो है वो यूरेथ्रा के ऊपर होता है। तो इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जब गलती है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड बल्बर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। जैसे ही ब्लैडर से गलती है, ये ब्लैडर, तो ब्लैडर से यहां से निकलती है यूरेथ्रा, तो इसको कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद जो पार्ट आएगा वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो पेनिस के अंदर जो पार्ट रहता है यूरेथ्रा का, जिससे यूरिन पास होती है, उसको कहते हैं बल्बर यूरेथ्रा। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंप्रेशन जो है यूरेथ्रा के ऊपर होता है। कंप्रेशन होने की वजह से वो उसकी लंबाई, जब किसी चीज को हम दबाएंगे तो वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसके बीच में जो आ रही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बीच से जो यूरेथ्रा निकल रही है वो कंप्रेशन होने की वजह से वो लंबी हो जाती है, तो इलोंगेटेड। दूसरा इफेक्ट इसका होता है ब्लैडर के ऊपर। ब्लैडर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? कंपल्सेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द डिड्रोसस मसल। ब्लैडर की जो मसल होती है, ब्लैडर की मसल को डिड्रोसस मसल कहते हैं। तो कंपल्सेटरी हाइपरट्रॉफी मतलब ब्लैडर उस यूरिन को पास करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो बार बार जब कोई चीज प्रेशर लगाते हैं तो उसकी कंपल्सेटरी, उसकी वृद्धि होने लगती है, उसकी मसल्स की उसमें ग्रोथ होने लगती है, हाइपरट्रॉफी। ये इसको बोलते हैं कंपल्सेटरी। लगातार जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर की वजह से वो दिखाई देने लगती है। तीसरा इफेक्ट हम देखें क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। प्रेशर होने की वजह से, उस प्रेशर की वजह से यूरिन पूरी तरह से पास नहीं होती और धीरे धीरे वो रिटेंशन उसमें होने लगता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं जब यूरिन अपने आप पास होने लगती है, पेशेंट को पता नहीं चलता, पास नहीं होता यूरिन, अननोइंगली व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा और यूरिन उसकी पास हो जाती है, उसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ब्लड ओवरफ्लो होता है और उस व्यक्ति को पता नहीं चलता और उसके कपड़ों में यूरिन पास हो जाती है। मीडियन लोब एनलार्जेस एंड प्रोजेक्ट इनटू द ब्लैडर, ए पाउच डेवलप पोस्टीरियरली। ये ब्लैडर के ऊपर यहाँ पर ये बढ़ने की वजह से एक प्रकार से जब बढ़ती है तो यहाँ पर एक पाउच का निर्माण होता है, गैप बन जाता है, उसमें यूरिन पूरी यूरिन पास होने के बाद भी वहां पर यूरिन भरी रहती है, इसको बोलते हैं पोस्ट वाइडल रिटेंशन। मीडियन लोब एनलार्जेस एंड प्रोजेक्ट इनटू द ब्लैडर, मीडियन लोब एनलार्ज होने की वजह से ऐसा होता है। तो दिस प्रोजेक्शन, जिसमें प्रोस्टेट के अंदर मीडियन लोब होता है और लेटरल लोब होता है और मिडिल लोब होता है। तो दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच। यहाँ पर यूरिन बिकम्स स्टैग्नेंट और वहां पर यूरिन जब भरी जाती है, पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता, तो जब खाली नहीं हो पाता तो उसके कारण से वहां पर सिस्टाइटिस और बार बार भरे रहने की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है वहां पर यूरिन का और कैलकुली यानी स्टोन बनने की संभावना रहती है। तो सिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर एंड कैलकुली स्टोन का भी निर्माण इसमें हो सकता है। यूरेथ्रा
और किडनीज के ऊपर भी, सॉरी यूरेटर है, यूरेटर एंड किडनीज के ऊपर इफेक्ट होता है, वो हाइड्रो यूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। ये यूरेटर, यही है यूरेटर। तो यूरेटर, ये किडनी, और किडनी के बाद में ये है यूरेटर, ये ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, दिस इज द ब्लैडर। जब पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाती, बार बार कंप्रेशन की वजह से इसका बैक फ्लो होता है, यूरिन का ब्लैक फ्लो होने की वजह से जब इसका बढ़ने लगती है, इसके डायमीटर जब बढ़ने लगता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो यूरेटर। धीरे धीरे इसका इफेक्ट जो है किडनी के ऊपर भी होता है, तो किडनी भी बढ़ने लगती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इफेक्ट जो है बहुत क्रॉनिक बीपीएच का पेशेंट यदि है तो उसकी वजह से कई हफ्तों बाद, कई महीनों के बाद में ये इसका इफेक्ट जो है वो दिखाई दे सकता है। ये किडनी और किडनी यूरेटर के यूपी जब एक्सरे कराते हैं उस समय ये आपको दिखाई दे सकता है, या सोनोग्राफी कराएं तो उस समय भी आपको दिखाई दे सकता है। हम देखें इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में देखें, इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट के ऊपर, वो है पहला हेजिटेशन, डिस्यूरिया यानी पेनफुल मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई पेशेंट, यदि कोई व्यक्ति दिन भर में 3 बार 4 बार जा रहा है और रात में नहीं उठ रहा, तो वो दिन में कम से कम 6-7 बार जाएगा और नाइट में भी उसको उठना पड़ता है। अर्जेंसी, तुरंत उसको जाना पड़ता है। ऐसा महसूस होता है कि यदि नहीं गया तो यूरिन पास हो जाएगी। इमेचुरिया, यूरिन से ब्लड भी पास हो सकता है, पेनफुल यूरिन हो सकती है। रिटेंशन ऑफ द यूरिन, पूरी तरह से पास नहीं होने की वजह से ब्लडर के अंदर यूरिन भरी रहती है, इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ द यूरिन। और देखें एग्जामिनेशन, पेशेंट के कंप्लेंट के बाद में उसको हमको एग्जामिन करना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन में उसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है वो है रेक्टल एग्जामिनेशन, पीआर, उसको हम कहते हैं पीआर, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में पेशेंट को 2 पोजीशन में इसका एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, एक है लिथोटोमी पोजीशन और दूसरा है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें करना क्या है, पेशेंट को, ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, इस लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लेटाने के बाद आपके इंडेक्स फिंगर को ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने फिंगर पहनने के बाद में इंडेक्स फिंगर को एनल कैनाल के अंदर पुश करते हैं, ये इस तरह से दिख रहा है। तो एनल कैनाल में जब पुश करते हैं तो इसकी आपकी जो टिप है, वो टिप हमको, ये जो एलार्ज ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यहाँ पर आपको महसूस होती है कि कोई ग्लैंड बड़ी होगी। जब ये ग्लैंड बड़ी नहीं होगी तो आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर फील नहीं होता। ये ग्लैंड जब बढ़ेगी, इसमें भी खास तौर से लेटरल लोब यदि बढ़ता है तो ही आपको ये फिंगर से टच होगा। मीडियन लोब यदि बढ़ेगा तो फिंगर से टच नहीं होता, क्योंकि ये मीडियन लोब है, तो मीडियन लोब इधर की तरफ बढ़ता है। इसके कारण से लेटरल लोब भी है, ये लेटरल लोब है, तो लेटरल लोब भी जब बढ़ेगा तभी आपको फिंगर से टच होता है डिजिटल एग्जामिनेशन में। अब हम उसकी कंसिस्टेंसी देखना है, जब हम उसको टच करते हैं तो हार्डनेस क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड है कि फर्म है, और उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, वो मूव कर रही है अन्यथा नहीं कर रही है। ये 2 चीजें हमको यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है। यदि हार्डनेस है, स्टोनी हार्ड है, इसका मतलब है वो कैंसर, मैलिग्नेंट है। यदि फर्म है तो मैलिग्नेंट नहीं है, सिर्फ बीपीएच। उसके ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मूव करना चाहिए, यदि मूव कर रही है तो बीपीएच है, यदि मूव नहीं कर रही है, वो फिक्स हो गई है, इसका मतलब वो कैंसर है। ये एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आता है। तो यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसके रिजल्ट्स, उसके फर्स्ट सेल्स कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, इमेचुरिया तो नहीं है, आरबीसीज तो पास नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए हमको यूरिन का टेस्ट करना होता है।
किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, किडनी के ऊपर तो उसका इफेक्ट नहीं हुआ, इसको देखने के लिए ब्लड का रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है। सीरम यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देख के हम किडनी के फंक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या डैमेज होने की स्थिति है। एक्सरे हम केयू की एक्सरे करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिस्टोस्कोप डालकर सिस्टोस्कोपी करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं यूएसजी। तो सोनोग्राफी में भी आपको उसका साइज, एग्जैक्ट साइज आपको पता चलता है। आयुर्वेद में इसको वातास्थिला के नाम से वात व्याधि के अंदर इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। वातास्थिला स्थिला वर्धनम मूर्धमायुक्तम वातास्थिला योजना, इसका जो मार्ग है उसका निरोध करती है, उसको रोकती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी पैसेज। वात वेणु मूत्र रोधिना, उसका जो फीचर दिखाई देता है, अल्टीमेट फीचर, वो है फ्लैटस एंड वायु, स्टूल एंड यूरिन। ये इनको पास होने में तकलीफ होती है, ये पास नहीं होते। वात मेड मूत्र रोधिना, उनको निकलने में आसानी से वो नहीं निकलते। यानी फ्लैटस, फीसेस एंड यूरिन, ये तीनों चीजें क्योंकि उसके कंप्रेशन की वजह से वो तीनों चीजें नहीं आसानी से निकलने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसको वातास्थिला के नाम से आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया। ट्रीटमेंट हम देखें तो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेडिसिन जो उसमें सबसे ज्यादा इसका रोल है वो है वरुण। वरुण का सबसे ज्यादा रोल है। तो वरुण का क्वाथ, वरुण का चूर्ण, खासतौर से क्वाथ का यूज हम करते हैं। पुनर्नवा, गोक्षुर, चंद्रप्रभावती, गोक्षुरादिगुल। पेटेंट मेडिसिन हम देखें हिमालय गिम्प्लासिया, यूराल बीटीएच, इफेक्टो और ये वक्षा। ये इस प्रकार की औषधियां हम पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की डिजीज क्रॉनिसिटी के आधार पर उनकी डोज फिक्स करके पेशेंट को हम देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम देखें जब मेडिसिन काम नहीं करती उस समय उसको फिर एडवाइस की जाती है कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। तो सर्जरी इंडिकेशंस, कब सर्जरी की एडवाइस करनी है? जब एक्यूट रिटेंशन हो, यूरिन पास नहीं हो रही है, ब्लडर बिल्कुल फुल हो गया है, तो उसको एक्यूट रिटेंशन कहता है। ऐसे में इमरजेंसी में उसको सर्जरी के लिए एडवाइस करना पड़ता है। क्रॉनिक रिटेंशन, कैथेटर भी जब पास नहीं हो रहा, क्रॉनिक रिटेंशन यानी पेशेंट को यूरिन पास नहीं हुई, ब्लडर फुल हुआ, कैथेटर पास करके यूरिन पास कर देते हैं, कैथेटर निकाल दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही स्थिति आती है। तो इस प्रकार से यदि बार बार रिटेंशन हो रहा तो ऐसे में भी पेशेंट को एडवाइस सर्जरी के लिए किया जाता है। प्रोस्टेटिस में यदि वो हेमरेज हो, यदि यूरिन में ब्लड आ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी पेशेंट को सर्जरी की सलाह दी जाती है। इसमें अप्रोच यानी प्रोस्टेट तक कहां से पहुंचना है इसके आधार पर ये तीन प्रकार का होता है: सुप्राप्यूबिक, रेट्रोप्यूबिक एंड ट्रांसयूरेथ्रल प्रोस्टेक्टेक्टोमी। तो सामान्यतः इसमें जो इंसिजन लगाते हैं वो सुप्राप्यूबिक नाम उसका है। ये इस पोजीशन पर इंसिजन इसमें लगाया जाता है। तीन प्रकार से इसकी अप्रोच होती है। यूरेथ्रल आजकल ये ज्यादा चल रहा है, ट्रांसयूरेथ्रल यानी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो पैसेज है पेनिस जो है वहां से उस इंस्ट्रूमेंट को डालकर और वहां से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का रिसेक्शन करते हैं और धीरे धीरे करके वो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कम कर दिया जाता है। ये अप्रोच दो प्रकार का होता है, सिंपल प्रोस्टेक्टेक्टोमी और दूसरा है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। इसके नाम से जैसे समझ में आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर एक कैप्सूल होता है। जब कैप्सूल को उसका रिसेक्शन के समय यहाँ पर इंसिजन लगा के इसके अंदर का जो मटेरियल है उस मटेरियल को, ग्लैंड्स को निकाल दिया जाता है, कैप्सूल को वहीं छोड़ दिया जाता है, इंटैक्ट रहता है।
कैप्सूल को टच नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं सिंपल रेस्ट्रिक्टोमी। और विद कैप्सूल यदि कैंसर का पेशेंट आपको डाउट हो रहा है कि कैंसर हो सकता है या ऐसी स्थिति में विद कैप्सूल और आसपास का टिश्यू भी हम और ग्लैंड्स लिम्फ ग्लैंड भी और वहां की जो आसपास का टिश्यू है उस टिश्यू के सहित पूरा का पूरा प्रोस्टेट को निकालते हैं, उसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी। और इसमें एडवाइस क्या करना है पेशेंट को, प्रोस्टेट का पेशेंट यदि सर्जरी नहीं करा रहा है तो उसकी स्थिति में हम पेशेंट को क्या क्या एडवाइस करते हैं। सोने से लगभग 2 घंटे पहले कुछ नहीं पीना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार से यदि व्यक्ति 10 बजे सो रहा है तो 8 बजे के बाद में उसको कोई भी दूध, खासतौर से गर्म दूध, पानी, चाय ऐसी चीजें नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसको रात में ज्यादा बार उठना पड़ सकता है। तो इसको अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि रात में उसको न उठना पड़े। जब यूरिन पास करता है उस समय कोशिश करना चाहिए कि पूरा ब्लैडर खाली हो जाए। टाइम जरूर लगेगा लेकिन पूरा खाली करने के बाद उठेगा तो नेक्स्ट उसका जो यूरिन पास होगा वो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इंटरवल बढ़ जाएगा। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि पेल्विक फ्लोर सीधा आराम से आलती पालती मार के बैठेगा और जिस प्रकार से हम स्टूल को रोकने का प्रयास करते हैं ऐसा हम सांस भर के रोकते हैं, इसको बोलते हैं मूल बंद। तो बांधने इस प्रकार से रोकते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं, फिर बांधते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर बांधते हैं फिर छोड़ते हैं। ऐसा कम से कम 10 से 15 बार किया जाता है। उससे जो मसल्स है वहां की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये इसको पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। योगा में हम देखें बंद कोणासन का एक अच्छा अपना रोल होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बटरफ्लाई के नाम से विश्व जानते हैं। पेशेंट को बैठाना है और बैठाने के बाद जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है फिगर में, इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट इस पोजीशन में बैठ के फिर ये इनको मूव कराते हैं इस प्रकार से। इसको हम बटरफ्लाई के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा रोल है, इसको भी हम उसकी जल्दी डेवलपमेंट को हम इसको रोक सकते हैं। और यदि नहीं हुआ उस समय इसको करने का प्रारंभ कर दिया जाए तो हो सकता है कि बीपीएच का पेशेंट बीपीएच न बढ़ने पाए, ग्लैंड्स न बढ़ने पाए। ये बहुत अच्छा। इसके अलावा हम सूर्य नमस्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी देखा गया है कि बीपीएच जो है अच्छा उसका रिड्यूस होता है। थैंक यू वेरी मच। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, उसके लिए आपको बेल आइकन भी कंप्रेस करना है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।